नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो जो DUMA पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने 2018 का पेपर सॉल्व कर लिया है अच्छे से, डिस्कशन कर एनालिसिस के साथ। ठीक है, आज हम उसका नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है। इंडिया हैज साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा विथ। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है किसी भी 2 कंट्रीज़ के बीच में। तो इंडिया ने किसके किसके साथ ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर रखा है। तो इंडिया USA के बीच में बातचीत चल रही है, शायद अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ये पुराना क्वेश्चन है। तो इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ ये एग्रीमेंट हो चुका है, इंडिया और जापान के साथ हो चुका है, इंडिया और कोरिया के साथ हो चुका है। तो ये 3 कंट्रीज़ आप लोग फिलहाल अभी के लिए ध्यान में रखिए। USA आप लोग देखिएगा, अभी शायद वो कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, जापान, इंडिया कोरिया, इंडिया यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सिंगापुर, सिंगापुर के साथ भी कर रखा है। ठीक है, सिंगापुर और जापान करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, और अगर जब ये ट्रेड एग्रीमेंट की बात आती है, बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट है जिनको आपको पता होना चाहिए। जैसे FTA हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया का किसके साथ FTA है? तो श्रीलंका के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और आसियान की जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके साथ है। ओके, और साप्टा के बारे में आपने सुना है कि नहीं? साप्टा मतलब सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट। जितने भी सार्क में 7 कंट्रीज़ हैं। 1993 में साप्टा हुआ था, कंफ्यूज मत होइएगा। एक साप्टा है यानी SAPTA, एक साफ्टा है SAFTA। ठीक है, तो साफ्टा में क्या होता है, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन सार्क नेशन। इसमें प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? जो लीस्ट डेवलप है। जो 7 कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, इंडिया और पाकिस्तान। तो जितने भी इन 7 में से लीस्ट डेवलप्ड हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया। तो ये जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, और आप्टा भी है एक, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। जितने भी एशिया में कंट्री, सॉरी, एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज़ आती हैं, जैसे हो गया जापान, हो गया इंडिया, हो गया, मतलब एशिया और पैसिफिक रीजन में जितनी कंट्रीज़ हैं उनके बीच जो एग्रीमेंट है वो आप्टा कहलाता है। ओके, एक है CECPA, इंडिया और मॉरिशस के बीच में है। ओके, एक है CECA, इंडिया और सिंगापुर के बीच में है, इंडिया और मलेशिया के बीच में है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे साफ्टा, ये तो ज़रूर याद करके रखना है। FTA किसके साथ है ये भी याद करना है ना। सेपा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नो, मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 62 में क्या पूछा है? इन मार्क्सियन फिलोसफी मोड ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रफली इक्वेटेड विथ। मोड ऑफ प्रोडक्शन है क्या? तो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, इतना तो पता ही चल जाएगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ रखा है कि यार फोर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स पे ये क्वेश्चन, नॉर्मल सी बात है, कार्ल मार्क्स पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिक्स्ड क्वेश्चन है, आप लोग 10 से 12 क्वेश्चन वही रिपीट होते रहते हैं। कार्ल मार्क्स पे अलग से एक स्लाइड बना लो, उसी पे कर लो। इनके कॉन्सेप्ट, जैसे ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर आता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। एलिनिएशन का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। 4 टाइप के एलिनिएशन होते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में बता रखा है। एलिनिएशन में होता है कि ये कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ ऑपरेशन है। इसमें लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के साथ। ओके, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन और मार्क्स पे बनता है वह है उसको लेके लुइस अल्थ्यूजर, आपने सुना होगा। एक लुइस अल्थ्यूजर हैं जिन्होंने यंग मार्क्स और मैच्योर्ड मार्क्स के बीच में डिवीज़न किया था। इन्होंने ही पहली बार कॉइन किया था कि यंग मार्क्स है और मैच्योर्ड मार्क्स है, 2 चीज़ें हैं। एक किताब लिखी थी मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर 1845 में, जर्मन आइडियोलॉजी, बहुत ही बार पूछी गई है जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक है, तो जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में पब्लिश हुई थी, उसी को इन्होंने डिवीज़न लाइन बनाई थी। ये भी क्वेश्चन आया है
कि किस बुक से या किस टाइम पीरियड से यंग मार्क्स और मैच्योर्ड मार्क्स डिवाइड होता है। जो जर्मन आइडियोलॉजी के पहले जितनी बुक लिखी गई हैं या उसके पहले का जो टाइम पीरियड है 1845 के पहले का, वो यंग मार्क्स में आता है, और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो मैच्योर्ड मार्क्स में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट लुइस अल्थ्यूसर का है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछले साल ही आया है, तो ये आपको याद रखना है। थियरी ऑफ सरप्लस से क्वेश्चन आते हैं, थियरी ऑफ सरप्लस लेबर जो है मार्क्स का, ओके। और मार्क्स ने स्टेट पे जो कहा है ना, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मार्क्स ने स्टेट को क्या कहा है या स्टेट पर क्या स्टेटमेंट दी है, ठीक है। कौन से हैं? स्टेट इज़ द ऑर्गन ऑफ क्लास डोमिनेशन। उसने क्या बोला है मार्क्स ने कि स्टेट क्या है? स्टेट इज़ द ऑर्गन ऑफ क्लास डोमिनेशन, ओके। रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट मार्क्स बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो मार्क्स पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मार्क्स पे क्वेश्चन आता है तो आप 10 से 12 क्वेश्चन हैं वही रिपीट होते रहते हैं, ओके। तो उनको अच्छे से एक स्लाइड में या फिर एक तरफ लिख लो आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा सप्तांग का कॉन्सेप्ट दिया गया है? तो ये कौटिल्य जी हैं, चाणक्य जिनको कहते हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त भी इनका एक नाम है। इनके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, जैसे मंडल थ्योरी पूछी जाती है इनकी, और सप्तांग थ्योरी में क्या क्या पूछा जाता है। सप्तांग थ्योरी की जो, ये तो आ गया सप्तांग थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। फिर इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं, जैसे सप्तांग थ्योरी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो इसमें 7 लिम्स ऑफ स्टेट हैं, स्टेट में 7 लिम्स होते हैं, ऐसा कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी में बताया। कौन कौन से? स्वामी हो गया, अमात्य हो गया, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया, दंड हो गया, मित्र हो गया, ठीक है। तो सप्तांग थ्योरी में ये चीज़ें आती हैं, 7 लिम्स हैं स्टेट के, ये याद रखना है आपको, ठीक है। मंडल थ्योरी की बात कर लेते हैं। मंडल थ्योरी में ये एक आईआर का कॉन्सेप्ट है, हमें दूसरों के साथ, दूसरे स्टेट के साथ कैसे रिलेशन बना के रखना है, कई सारी चीज़ें हैं। तो इसमें 72 एलिमेंट्स बता रखे हैं मंडला थ्योरी में, ओके। और एक क्वेश्चन जो अर्थशास्त्र पे आता है वो ये है कि अर्थशास्त्र किस टाइप की बुक है। तो ये जैसे मनुस्मृति आपने सुना होगा, तो वो स्मृति है। तो ये जो है संहिता है, इसको संहिता बोलते हैं, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। और जो एक क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र पे कि अर्थशास्त्र की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है सबसे पहले किसने उसको डिस्कवर किया था। तो एक सज्जन है आर सामा शास्त्री, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, अर्थशास्त्र की मैन्यूस्क्रिप्ट को, ओरिएंटल लाइब्रेरी मैसूर में 1909 में, ओके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ कल्हण है, कौटिल्य है, बाणभट्ट। तो कल्हण के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो है इनकी बुक, इम्पॉर्टेंट बुक राजतरंगिणी इन्होंने लिखी है। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं उनके बारे में और बुक्स के बारे में। बाणभट्ट की बात करें तो इन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी बुक लिख रखी है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कालिदास ने, सबको पता होगा लगभग, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम लिख रखी है, ओके। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ऑथर्स, एंशिएंट ऑथर्स के बारे में, जैसे विशाख दत्त है तो मुद्रा राक्षस उसकी बुक आती है, शूद्र की मृच्छ कटिकम आती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑथर्स और बुक्स हैं, इनको आप लोग याद करिए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक क्वेश्चन जो कौटिल्य के बारे में आता है ना, वो ये है कि कौटिल्य का जो ओरिजिन, उसने कॉन्सेप्ट दे रखा था ओरिजिन ऑफ स्टेट का, स्टेट का ओरिजिन क्यों हुआ है। तो मत्स्य न्याय को एंड करने के लिए हुआ है। मत्स्य न्याय में जैसे तालाब में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती थी, वैसे ही ये होता था हमारे यहाँ पे जब स्टेट नहीं था। तो टू एंड मत्स्य न्याय स्टेट का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। पीस को, ऑर्डर और वेलफेयर, जो भी चीज़ें हैं, पीपल के साथ सब कुछ अच्छा हो, वेलफेयर ऑफ द पीपल हो, उसके लिए ये स्टेट का कॉन्सेप्ट, स्टेट ओरिजिन हुआ है, ओके। कौटिल्य का बिजगुषु का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। बिजगुषु में क्या होता है कि जो राजा, कोई भी किंग है, अगर वो वर्ल्ड को कंक्वायर करने की इच्छा रखता है तो उसको बिजगुषु कहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कौटिल्य पे आते हैं, मतलब आए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? 64 में है, विद विच आइडियोलॉजी वुड यू एसोसिएट द आइडिया ऑफ स्टेट एज एन अननेसेसरी इविल।
अननेसेसरी इविल का आइडिया स्टेट को लेकर किस आइडियोलॉजी का है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सेकंड वाला है एनार्किज्म। एनार्किज्म आइडियोलॉजी में यह माना जाता है कि स्टेट एज एन अननेसेसरी इविल। अगर बात करें इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने है, इसका कोई स्पेसिफिक थिंकर नहीं है, ये आइडियोलॉजी का क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन थॉमस पेन ने इससे मिली जुली बातें कही हैं। क्या बात है? थॉमस पेन ने यह कहा है कि गवर्नमेंट इज एन नेसेसरी इविल। ओके, याद रखना है, क्वेश्चन आता है, थॉमस पेन का स्टेटमेंट है गवर्नमेंट इज एन नेसेसरी इविल। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहा है वो स्टेट एज अ नेसेसरी इविल, स्टेट इज एन अननेसेसरी इविल किसका कॉन्सेप्ट है? एनार्किज्म का है। लेकिन स्टेट एज अ नेसेसरी, वहाँ पे अननेसेसरी हो रहा है, यहाँ पे नेसेसरी इविल की बात हो रही है, तो इंडिविजुअलिस्टिक थियरी में आता है। स्टेट इज एन अनअवॉइडेबल इविल, वो जॉन लॉक का स्टेटमेंट है, याद रखना इन सब चीज़ों को। स्टेट इज एन अनअवॉइडेबल इविल, ये किसका स्टेटमेंट है? जॉन लॉक का है। और वहीं पे अगर फासिज्म देखिए, वहाँ पे है थर्ड ऑप्शन में, फासिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट क्या होता है? फासिज्म में होता है कि ए फासिस्ट स्टेट सीक्स टोटल कंट्रोल ओवर ऑल मेजर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। पूरा कंट्रोल होता है फासिज्म में स्टेट के ऊपर। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो कम्युनिज्म है, लिबरलिज्म है, तो इन सब के बारे में, जैसे लिबरलिज्म स्टेट के बारे में क्या कहता है, क्या कहता है लिबरलिज्म, ये आपको पता होना चाहिए। कम्युनिस्ट स्टेट किसे कहते हैं, या कम्युनिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट के रेफरेंस में क्या है? तो जो लिबरल स्टेट होता है वो जनरली फोकस करता है किस पे? इंडिविजुअल राइट और फ्रीडम पर। जहाँ भी इंडिविजुअल राइट और फ्रीडम की बात आएगी स्टेट में, तो वो लिबरल स्टेट कहलाएगा। और कम्युनिस्ट स्टेट में क्या होता है? डिक्टेटरशिप होती है, किसकी? प्रोलेटरिएट की डिक्टेटरशिप होती है। ओके, और जो लिबरल स्टेट होता है वो जनरली क्या होता है कि मिनिमल स्टेट होता है, न्यूट्रल स्टेट होता है। ओके, जो सबसे अच्छा स्टेट माना जाता है वो लिबरल ही माना जाता है लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें आती हैं, आप लोगों को इनको याद करना है कि एनार्किज्म में स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, लिबरलिज्म में स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, कम्युनिज्म में क्या स्टेट का कॉन्सेप्ट है, फासिज्म में स्टेट की क्या वैल्यू है। ओके, और मैंने जो जॉन लॉक का बताया था कि स्टेट इज़ एन अनअवॉइडेबल इविल, इसको ध्यान में रख लो। इंडिविजुअलिस्टिक थियरी में स्टेट क्या कहलाता है? स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिस्टिक थियरी। थॉमस पेन ने क्या कहा था? गवर्नमेंट इज़ अ नेसेसरी इविल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखो, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 65। 65 में क्या है? निगेटिव लिबर्टी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इट्स एक्सरसाइज सेट। किसने कहा था ये? तो ये आपको लगभग क्या है कि निगेटिव लिबर्टी से कोई भी क्वेश्चन आया तो कोशिश करिए इसाया बर्लिन, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इसाया बर्लिन को लगाना है आपको। थॉमस हॉब्स ने सबसे पहले प्रोपाउंड किया था, सबसे पहले निगेटिव लिबर्टी की बात थॉमस हॉब्स ने की थी, लेकिन इसाया बर्लिन ने डिस्टिंक्शन किया था सबसे पहले पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी के बीच में। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले नेगेटिव लिबर्टी की बात किसने की थी, तो थॉमस हॉब्स करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन डिस्टिंक्शन की बात है कि डिवीज़न किसने किया था सबसे पहले नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में, तो इसाया बर्लिन जी हैं। ठीक है, इनका एक लेक्चर था टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में, फिर बाद में उसी पर बुक पब्लिश हो गई। तो ये बुक भी है, लेक्चर भी है, यहीं से डिस्टिंक्शन जो किया था वो निकल के आता है। ठीक है, और एक डिफिनेशन है चार्ल्स टेलर की सॉरी, चार्ल्स टेलर की एक डिफिनेशन है, बहुत ही पॉपुलर डिफिनेशन है, जो लगभग पूछी जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को लेके। उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि पॉजिटिव लिबर्टी इज द एबिलिटी टू फुलफिल वंस पर्पस। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? इज द एबिलिटी टू फुलफिल वंस पर्पस। और निगेटिव लिबर्टी क्या है? निगेटिव लिबर्टी इज द फ्रीडम फ्रॉम क्या? इंटरफेरेंसेस बाई अदर्स, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंसेस बाई अदर्स, ये निगेटिव लिबर्टी है। थॉमस हॉब्स का मैंने बताया आपकी यही चीज़ है कि सबसे पहले इन्होंने ही निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, ये सोशल कॉन्ट्रैक्टियन थिंकर हैं।
और क्या हो सकता है, मॉडर्न थिंकर हैं, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर हैं, लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म के ग्रैंडफादर हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बता रखी हैं। इन्होंने सबसे पहले जो नेचुरल लॉ होता है ना, नेचुरल लॉ, उसको मॉडर्नाइज करने का काम किया। ही मॉडर्नाइज ट्रेडिशंस ऑफ नेचुरल लॉ। ये इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आप नीचे देखना है। और इनके बुक्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, थॉमस हॉब्स की, जैसे डी साइव है, डी कॉर्पर है, डी होमाइन है, लेवियाथन बहुत ही पॉपुलर बुक है, जिसमें जिसमें से सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थियरी निकल कर आती है। और यहीं से उन्होंने एब्सोल्यूट सॉवरेन की बात कही है। जो एब्सोल्यूट सॉवरेन है मतलब एब्सोल्यूट है, उसके आगे कोई किसी की नहीं चलेगी। ठीक है। और जीएस मिल पर भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता रखा है। कार्ल पॉपर को आप देख लो, कार्ल पॉपर, इस पे एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कम से कम एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। क्योंकि इसने क्या कहा है कि इसने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, सबसे बड़ा क्रिटिक है ये, सबसे ज़्यादा इसने क्रिटिसाइज़ कर रखा है। इसने प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया, मार्क्स को क्रिटिसाइज़ किया, रूसो को क्रिटिसाइज़ किया, जितने भी बड़े बड़े थिंकर और फिलोसफर हैं सबको क्रिटिसाइज़ किया है। एक बुक लिख रखी थी इसने, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, इसी में सबको क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, बहुत ही बड़ा सपोर्टर था ओपन सोसाइटी का, लिबरल डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा सपोर्टर था। इसलिए जिसने भी क्लोज सोसाइटी की बात की है सबको क्रिटिसाइज़ किया है इसने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक पेपर में एक क्वेश्चन आप मान के चलो कार्ल पॉपर पे। ओके, इनकी एक डिफिनीशन थी, स्टेटमेंट था, उस पर क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कहा था साइंटिफिक थियरीज आर दोज व्हिच कैन बी फॉल्सिफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। ये कार्ल पॉपर की डिफिनीशन है, स्टेटमेंट है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। जेएस मिल, थोड़ा सा मैं बता दूं, जेएस मिल के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी हम लोगों ने। जेएस मिल जो है स्टूडेंट है किसका, बेंथम का, बेंथम का स्टूडेंट है, जिसने बात की थी किसकी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल की बात की थी। और मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म जो है उसका ये फाउंडर भी है बेंथम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू इज कंसीडर्ड अ सेकुलर थिंकर। नेहरू जी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मिल जाते हैं क्वेश्चन एक आध दो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से। तो नेहरू का जो पूछा जाता है वो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं, और एक आध बुक आती है इनकी। नेहरू इज कंसीडर्ड अ सेकुलर थिंकर, क्यों कहा जाता है इनको सेकुलर थिंकर? चारों ऑप्शन रेड करोगे तो आराम से टिक कर लोगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका है वो बिकॉज ही बिलीव डेट द स्टेट शुड नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेहरू जी के बारे में। तो इनका जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है और सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये आता है। ये जो फैबियन सोशलिज्म था उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने जब अपना सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया नेहरू जी ने, तो उसमें तीन चीज़ों को इन्होंने मिक्सअप किया। पहला, लिबर्टेरियन मार्क्सिज्म को मिक्स कर लिया, फैबियन सोशलिज्म से कुछ अच्छी चीज़ें ले ली, और गांधीयन की मोरल फिलॉसफी को ऐड कर दिया उसमें। तीनों को ऐड करके इन्होंने अपना सोशलिज्म प्रोपाउंड कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नेहरू का जब सोशलिज्म पे क्वेश्चन आएगा तो ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लिबर्टेरियन मार्क्सिज्म, फैबियन सोशलिज्म और गांधी की मोरल फिलॉसफी को ऐड करके इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। ये मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं कि हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मिक्स करके चलेंगे, लेकिन जो मेनली हम फोकस करेंगे वो पब्लिक इकोनॉमी पर फोकस करेंगे। ओके, नेहरू रिपोर्ट पे क्वेश्चन आता है। नेहरू रिपोर्ट, इन्होंने अपने फादर के साथ मिलकर एक रिपोर्ट, एक ड्राफ्ट तैयार किया था मोतीलाल नेहरू जी के साथ। कब तैयार किया था? 1928 में। ये याद रखना, नेहरू रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। और कांग्रेस प्रेसिडेंट, बीएचयू में कई बार क्वेश्चन आया है कि पूछा जाता है कि कांग्रेस जो सेशन होता था, जैसे लाहौर सेशन 1929 में हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1936 में भी लाहौर में एक सेशन हुआ था, 1951 में भी लाहौर में एक सेशन हुआ था। तो लाहौर में लगभग जितने सेशन हुए थे 5 टाइम ये नेहरू जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जिसमें से तीनों जो लाहौर में सेशन हुए थे उनमें ये इन्होंने प्रेसिडेंटशिप अपने पास रखी थी। और दो कल्याणी वगैरह जहाँ पे कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें भी इन्होंने ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेहरू के रेफरेंस में आते हैं मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इनकी जो बुक जो आती है वैसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन आती है, बचपन से हम लोगों ने पढ़ रखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
ये आ जाती है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कवरी पे तो ज़्यादा नहीं पूछा गया, मैचिंग वगैरह में आ जाता है, लेकिन जो स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पे आता है, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन हो गया, एनडीसी प्लानिंग कमीशन फिलहाल इस समय तो चेंज हो गया, नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन्होंने सेट कर रखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। इनका बायोग्राफी का नाम क्या है, इनकी बायोग्राफी जो बुक लिख रखी है इन्होंने, उसका क्या नाम है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67। 67 में क्या है, ठीक है। 67 देखते हैं। नेहरू जी के साथ साथ आप लोग गांधी पर फोकस करिएगा, विवेकानंद पे फोकस करिएगा, अरविंदो पर फोकस करिएगा, इन पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है लोहिया जी पर फोकस करना है, राम मनोहर लोहिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को लेकर लोहिया जी का आता है। पिछली बार 3 क्वेश्चन आया था लोहिया जी पर। तो 67 में क्या है, द डिक्टम इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वॉज प्रोपाउंडेड बाई। इम्पीरियलिज्म पे क्वेश्चन आता ही है, आप लोग ध्यान में रख लो। 3-4 स्टेटमेंट है इम्पीरियलिज्म को, मैं बताने की कोशिश करूँगा, उसको लेकर क्वेश्चन आता रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, द डिक्टम इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेनिन ने ऐसा कहा था, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। ये एक बुक भी है इम्पीरियलिज्म, ठीक है, यही इसी नाम से बुक भी है, इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। लेनिन ने इसी पर एक बुक भी लिख रखी है। ये तो एक स्टेटमेंट है कि इम्पीरियलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज है, लेकिन ये बुक भी है एक, ओके। और वैसे नॉर्मली बात करें तो कैपिटलिज्म की कितनी स्टेज होती हैं, 4 स्टेजेस के बारे में बात की गई है। कैपिटलिज्म की 4 स्टेज होती हैं। पहला एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म, दूसरा मर्चेंट कैपिटलिज्म, तीसरा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, चौथा स्टेट कैपिटलिज्म। तो ये चारों स्टेज आपको याद रखनी है, ओके। और एक जनरल टर्म अभी फिलहाल में पॉपुलर हुआ है कि लेट स्टेज कैपिटलिज्म या फिर इंड स्टेज कैपिटलिज्म क्या है, या फिर किसने कॉइन किया, ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन ये अभी इस समय पॉपुलर हो रहा है टर्म, लेट स्टेज कैपिटलिज्म, इंड स्टेज कैपिटलिज्म। तो सबसे पहले इसको कॉइन किसने किया था, तो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं वर्नर सैम्बर्ट, तो इन्होंने इसको कॉइन किया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एंडर गुंडर फ्रैंक, एजी फ्रैंक से क्वेश्चन ये बनता है कि ये न्यो मार्क्सिस्ट है। यहाँ पर एजी फ्रैंक हो गया, इमैनुअल वॉलरस्टीन हो गया, ये दोनों न्यो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, ओके। जैसे एजी फ्रैंक, एंडर गुंडर फ्रैंक ने कॉन्सेप्ट दिया है डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट का, बहुत बार पूछा जाता है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट याद करके रख लीजिए। और इमैनुअल वॉलरस्टीन का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो वर्ड सिस्टम थियरी का है। इन्होंने कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी में वर्ड स्ट्रक्चर को डिवाइड किया था, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन एक्सपोनेंट ऑफ प्रोसीजरल थियरी ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 68 है, ठीक से पढ़ लीजिए किसका स्टेटमेंट, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन एक्सपोनेंट ऑफ प्रोसीजरल थियरी ऑफ जस्टिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सीबी मैकपर्सन, इमैनुअल कांट, फ्रेडरिक हैक, रॉबर्ट नॉजिक। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक को कंसीडर किया जाता है एज एन एक्सपोनेंट ऑफ प्रोसीजरल थियरी ऑफ जस्टिस। प्रोसीजरल थियरी ऑफ जस्टिस होता क्या है, इनका एक कॉन्सेप्ट है इंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस, उसी में आता है प्रोसीजरल थियरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। ऐसे पूछ लिया गया है। वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस को लेके पूछा जाता है, लेकिन आपको भूलना नहीं है प्रोसीजरल थियरी ऑफ जस्टिस। रॉबर्ट नॉजिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है जॉन लॉक को, आपको पता होना चाहिए। जॉन लॉक को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है क्या, जॉन लॉक का एक थियरी है, थियरी ऑफ प्रॉपर्टी। उन्होंने उसमें कहा है कि यार आप कोई भी प्रॉपर्टी है, खाली पड़ी है या जिसको किसी ने यूज़ नहीं किया है, आप उसमें थोड़ा सा अपना लेबर मिक्स कर दो, उसको साफ़ सफाई कर दो या फिर जो भी कुछ कर दो, उसमें मिक्सिंग ऑफ लेबर करने पर वो जो प्रॉपर्टी है आपकी हो जाएगी। तो इसी को लेकर रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन लॉक को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, उनके मिक्सिंग ऑफ लेबर, थियरी ऑफ प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट को लेके।
इन्होंने इसी पर एक बुक लिख डाली, कंप्लीट बुक, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, इसमें जॉन रॉल को क्रिटिसाइज करते हुए उनके जितने भी क्वेश्चंस थे उनको आंसर किया है। ओके, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रॉबर्ट नोजिक के बारे में और आपको पता होना चाहिए कि ये लिबर्टेरियन थिंकर हैं, और जो भी लिबर्टेरियन थिंकर होगा, ध्यान दे लीजिए, जो भी लिबर्टेरियन थिंकर होगा ना, वो मिनिमल स्टेट की बात करेगा, हमेशा मिनिमल स्टेट की बात करेगा, और लो टैक्सेशन की बात करेगा, डेमोक्रेसी की बात करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबी मैकपर्सन देख लो, यहाँ पे सीबी मैकपर्सन भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन एक बुक है सीबी मैकपर्सन ने लिख रखी है, उस पर पूछ लिया जाता है कभी कभी। इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन बुक याद कर लो, वो पूछा जाता है। जैसे पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं। ये एक बार आप लोग लिख लीजिएगा कि निगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, कौन कौन से थिंकर हैं। निगेटिव लिबर्टी के कुछ जितने थिंकर हैं, निगेटिव लिबर्टी को जो सपोर्ट करते हैं उनको एक अलग लिख लीजिए, पॉजिटिव लिबर्टी को लेकर अलग लिख लीजिए। इस कंफ्यूज जो होते हैं आप लोग होंगे नहीं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम वाले चैनल पर एक डिवीज़न करके मैं डाल दूँ, ठीक है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं सीबी मैकपर्सन, पॉजिटिव फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, एक्सट्रैक्टिव पावर वर्सेस डेवलपमेंटल पावर की बात करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद कर लो, पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पूछा जा सकता है मैचिंग वाले क्वेश्चन में। एक्सट्रैक्टिव पावर वर्सेस डेवलपमेंटल पावर की बात करते हैं। जो पॉपुलर बुक इनकी पूछी जाती है वो ये है कि द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, इनको हमेशा आपको इनसे रिलेट कर देना है। जो बुक है द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म फ्रॉम हॉब्स टू मार्क्स, सॉरी हॉब्स टू लॉक, 1962 में इन्होंने पब्लिश की थी ये बुक, हॉब्स टू लॉक, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। और इन्होंने इसी बुक में हॉब्स को क्या कहा है, इन्होंने सीबी मैकपर्सन ने हॉब्स को बताया है कि हॉब्स ने पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म को प्रोपाउंड किया है। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बर्थ जो होती है वो हॉब्स के कॉन्सेप्ट से होती है, हॉब्स ने उसको किया है, और लॉक जो है उसको फर्दर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमैनुअल कांट, कई बार तो मैंने बता दिया लेकिन फिर से देख लो, इमैनुअल कांट इम्पोर्टेंट थिंकर है, एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जर्मन फिलोसफर है, ठीक है, जर्मन फिलोसफर हैं, और ये इनलाइटनमेंट थिंकर की जो सीरीज़ है, आप लोग एक वो बनाइए, इनलाइटनमेंट थिंकर्स लिखिए, उसमें जितने भी थिंकर आते हैं इनलाइटनमेंट से रिलेटेड, जितने भी थिंकर हैं सबको नोट कर लीजिए। ओके, इनलाइटनमेंट मूवमेंट कब चला, कैसे चला, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। ये एक्चुअली नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल अप्रोच की बात करते हैं। अपना जो व्यू है, जितनी भी इनके फिलोसफी है, आइडियोलॉजीज़ हैं, जितने भी थॉट्स हैं, वो नॉर्मेटिव फिलोसफिकल अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। ओके, कैटेगोरिकल इम्परेटिव की बात करते हैं। जो इनका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म पर पूछा जाता है, ठीक है। इन्होंने परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस पर आ चुका है, परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की बात होती है। एक्चुअली डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी सबसे ज़्यादा जो रिलेट होता है वो माइकल डब्ल्यू डोयल से होता है, लेकिन जो सबसे पहले डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दिया है तो सबसे पहली बार किसने दिया है, इमैनुअल कांट ने दिया है, लेकिन बाद में उसको फर्दर एक्सप्लेन किसने किया, माइकल डब्ल्यू डोयल। तो जहाँ भी क्वेश्चन आए कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, सॉरी, तो आपको टिक करना है माइकल डब्ल्यू डोयल को, ओके। लेकिन अगर उसमें लिखा है सबसे पहले फर्स्टली डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के बारे में किसने बात की है, तो आपको इमैनुअल कांट पर टिक करना है, ओके। तो इनकी बुक जो है परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट तो दिया है इमैनुअल कांट ने, उसी पर इन्होंने एक बुक भी लिखी है, परपेचुअल पीस अ फिलोसॉफिकल स्केच। ये बुक याद कर लो, क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेडरिक हायक भी यहाँ पे हैं। फ्रेडरिक हायक आपको पता होना चाहिए, ये भी लिबर्टेरियन थिंकर हैं। जैसे रॉबर्ट नोजिक जो है लिबर्टेरियन थिंकर है, वैसे फ्रेडरिक हायक भी लिबर्टेरियन थिंकर है। तो मैंने बताया था लिबर्टेरियन जो भी थिंकर होगा वो मिनिमलिस्ट स्टेट की बात करेगा,
और लो टैक्सेशन की बात करेगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करेगा। तो लिबर्टेरियन की जो फीचर्स हैं वो आप लोग लिख लो। लिबर्टेरियन थिंकर्स के फीचर यही हैं कि जो भी लिबर्टेरियन थिंकर होगा फ्रेडरिक हायक, रॉबर्ट नॉजिक की तरह, वो मिनिमलिस्ट स्टेट की बात करेगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करेगा, लो टैक्सेशन की बात करेगा, फ्रीडम की बात करेगा, लिबर्टी की बात करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। फ्रेडरिक हायक क्या है कि इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, किसे किसे इन्फ्लुएंस किया था, जो ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन थे। ठीक है। रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर को इन्होंने इन्फ्लुएंस्ड कर दिया था, जिसकी वजह से जो न्यू रियलिज्म आया, न्यू रियलिज्म को लाने में हेल्प हुई। ओके। इनकी जो बुक है बहुत बार पूछी गई है, फ्रेडरिक हायक की बुक। इनके कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इनकी बुक इंपॉर्टेंट है। द रोड टू सर्फडम, नोट कर लो, द रोड टू सर्फडम याद कर लो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या है? Who among the following can be justifiably called the first modern propounder of the idea of negative liberty? ये क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया था, वही आ गया है। सबसे पहले निगेटिव लिबर्टी की बात या निगेटिव लिबर्टी का आइडिया किसने दिया है? हॉब्स ने दिया है। ठीक है, हॉब्स ने दिया है। लेकिन डिस्टिंक्शन किसने किया था? इसाया बोल्डिन ने किया था अपने 1968 या 58 वाले लेक्चर में, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हॉब्स के बारे में बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं। लॉक जो है, लॉक के बारे में भी हुआ है, लेकिन जान लो ये भी हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्टियन थिंकर हैं। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दे रखी है, सॉवरेन के बारे में बहुत कुछ कहा है। और लॉक ने टैबुलर रैसा, जो पूछा जाता है लगभग ये फिलॉसफी का क्वेश्चन हो जाता है, इन्होंने टैबुलर रैसा का कॉन्सेप्ट दिया है। टैबुलर रैसा मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल है, इनके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल पैदा होता है ना, इंडिविजुअल जब बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो वो ब्लैंक माइंड, माने वो खाली एक स्लेट की तरह होता है, उसके अंदर दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। वही है टैबुलर ऐसा, कि इंडिविजुअल और बॉर्न विद अ ब्लैंक माइंड। जो बच्चा होता है उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता, जो आप भरोगे, जो डालोगे, जो सिखाओगे, वही वो सीखेगा। और यूरोपियन इनलाइटनमेंट के स्पिरिचुअल फादर भी कहा जाता है इनको, लॉक को। लॉक इज़ ऑल्सो नोन एज स्पिरिचुअल फादर ऑफ यूरोपियन इनलाइटनमेंट। इन्होंने जो इंग्लैंड में क्या हुआ था, एक 1688, इसको नोट कर लो, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था 1688 से 89 के बीच में, जिसको डिफेंड करने का काम लॉक ने किया था। जॉन लॉक ने जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था उसको डिफेंड किया था। जो इनकी मोस्ट आस्क्ड बुक है, सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली बुक है इनकी, वो टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। बहुत ही बार पूछा गया, बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली, मिल वगैरह के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियोज़ में, काफ़ी चीज़ें जो क्वेश्चंस आते हैं इन लोगों से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। मॉरिस डुवर्जर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, मॉरिस डुवर्जर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉरिस डुवर्जर को अच्छे से याद कर लो। डुवर्जर लॉ कितना पॉपुलर लॉ है, डुवर्जर लॉ। फिलहाल क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग गिव अ लॉ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम और पार्टी सिस्टम के बीच में रिलेशनशिप जो क्रिएट करता है उन दोनों के बीच में, वो लॉ कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मॉरिस डुवर्जर है, डुवर्जर लॉ है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, क्या कहा था मॉरिस डुवर्जर ने, या फिर जो रिलेशनशिप है पार्टी सिस्टम और इलेक्टोरल सिस्टम में क्या रिलेशनशिप है? तो आप लोग ध्यान से इसको लिखिए या फिर दिमाग में बैठाइए कि जो सिंपल मेजॉरिटी होगी, सिंपल मेजॉरिटी, सिंगल बैलेट सिस्टम जहाँ होगा वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम को फेवर मिलेगी। ठीक है, जहाँ भी सिंपल मेजॉरिटी और सिंगल बैलेट सिस्टम होगा जिस कंट्री में, वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम इवॉल्व करेगा। ठीक है, और जहाँ भी सिंपल मेजॉरिटी होगी, सेकेंड बैलेट होगा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। समझ रहे हैं ना बात को? जहाँ भी सिंपल मेजॉरिटी विद सेकेंड बैलेट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, वहाँ पे मल्टी पार्टी इवॉल्व होगी। यही है मॉरिस डुवर्जर का लॉ, यही है मॉरिस डुवर्जर का स्टेटमेंट। ठीक है, समझ गए ना बात को? टू पार्टी सिस्टम कहाँ ग्रो होगा? जहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी और सिंगल बैलेट सिस्टम होगा। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ, किस कंट्री में ग्रो होगा? जहाँ भी सिंपल मेजॉरिटी विद सेकंड बैलेट होगा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, वहाँ पर मल्टी पार्टी होगा। ये दो लाइन स्टार लगा के लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एंथोनी डाउन, सीमर लिपसेट। यहाँ पे एंथोनी डाउन्स को कोई मतलब नहीं, कभी क्वेश्चन आता होता नहीं। सीमर एम लिपसेट, ये सब सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं कभी कभी। सीमर एम एस एम लिपसेट, एस एम लिपसेट, ये कॉम्परेटिव थिंकर्स हैं, कॉम्परेटिव स्टडीज़ इन्होंने बहुत कर रखी है। इनकी जो बुक आती है वही पूछी जाती है। 1960 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, 1960 में याद कर लो, पॉलिटिकल मैन। पॉलिटिकल मैन, डेमोक्रेसी पर इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और सर्टोरी भी ज़्यादा क्वेश्चन आता वाता नहीं है। इनकी एक बुक है जो पॉपुलर है, वही बार बार पूछी जाती है। इंडियन पार्टी सिस्टम एज प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। कांग्रेस 1960 तक क्या थी, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट थी ना, कांग्रेस के अलावा कोई सत्ता नहीं पाता था। तो इंडियन, वही इन्होंने उसी पर इन्होंने बुक लिखी है कि इंडियन पार्टी सिस्टम कैसा है, प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है। कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस ही चलेगी कुछ दिन, बीजेपी आ गई तो बीजेपी ही चलेगी कुछ दिन। फिलहाल अब नहीं होता है, पहले हुआ करता था। इन्होंने पहले बुक लिखी थी। तो जियोनी सर्टोरी पे बस ये बुक आती है, लिपसेट पर भी बुक आती है, इनके ज़्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पूछा जाता है। मॉरिस डुवर्जर का कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में यही पूछा जाता है कि यार उनका लॉ क्या था, पार्टी सिस्टम और इलेक्टोरल सिस्टम में क्या संबंध था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मॉडर्नाइज द ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल लॉ। हमने अभी ऊपर जो बात की थी हॉब्स के बारे में, तो ये चीज़ें आपको बताई थी, है ना। तो दो क्वेश्चन आपको उसी क्वेश्चन से मिल गए थे। पहली बार निगेटिव लिबर्टी सबसे पहले किसने दिया था, हॉब्स ने दिया था, निगेटिव लिबर्टी का आइडिया। और यहाँ पर ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल लॉ को मॉडर्नाइज करने का काम किसने किया, तो हमारे हॉब्स जी हैं, थॉमस हॉब्स। ठीक है, लॉक, मैकियावेली, ये सब बातें हो गई हैं मार्क्स के बारे में, बार बार रिपीट करना ठीक है नहीं है। और रिवीजन करते रहिए आप लोग, परेशान बिल्कुल मत होइए, बहुत ही अच्छा होगा पेपर। हु एमंग द फॉलोइंग आर द प्रोपेगेटर्स ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच। कहाँ, जहाँ भी क्वेश्चन लिख के आए कैपेबिलिटी अप्रोच आपके पेपर में, आपको अमर्त्य सेन या फिर मार्था नॉसबॉम, दो ही चीज़ें देखनी है। दोनों हैं तो दोनों को टिक करना है, दोनों में से एक है तो एक को टिक करना है। अमर्त्य सेन और मार्था नॉसबॉम, इन दोनों ने मिलकर कैपेबिलिटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट दिया है। कैपेबिलिटी अप्रोच का मतलब क्या, कैपेबिलिटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट किसके रेफरेंस में दिया है, कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट एंड फ्रीडम के रेफरेंस में दिया है। और मार्था नॉसबॉम पे जो एक क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन मार्था नॉसबॉम पे आता है, नोट कर लो, दो के अलावा तीसरा क्वेश्चन मार्था नॉसबॉम पे नहीं पूछा जाता है। मार्था नॉसबॉम पे एक कैपेबिलिटी अप्रोच आता है जो अमर्त्य सेन के द्वारा और दोनों ने मिलकर दिया है, और दूसरा इनकी एक बुक है जो पूछी जाती है। उस बुक का नाम है सेक्स एंड सोशल जस्टिस, सेक्स एंड सोशल जस्टिस। यही है, तो या तो ये बुक पूछी जाएगी या तो फिर एक कैपेबिलिटी अप्रोच पूछा जाएगा मार्था नॉसबॉम को लेके। तो ये दोनों आप लिख लो, सेक्स एंड सोशल जस्टिस और दूसरा कैपेबिलिटी अप्रोच। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन मार्था नॉसबॉम के रेफरेंस में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंकर दिख रहा है, जर्गन हैबरमास। जर्गन हैबरमास कौन है, ये एक फ्रैंकफर्ट स्कूल का थिंकर है। फ्रैंकफर्ट स्कूल का थिंकर जो है, आप इनको नोट कर लो, 3-4 थिंकर हैं, जैसे हार्बर्ट मार्क्यूस, जर्गन हैबरमास, एंड्रयू लिंकलेटर, तीनों को नोट कर लो, फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के थिंकर, ये स्टेट 4 ऑप्शन दे दिएगा, कौन सा नहीं है, तो आपको इन तीनों को याद करके रखना है, हार्बर्ट मार्क्यूस, एंड्रयू लिंकलेटर, जर्गन हैबरमास। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में किसकी बात की है, हु एमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर हैविंग डिस्कवर्ड द एंशिएंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र। हमने ऊपर कौटिल्य का जो क्वेश्चन था उसमें ये बात डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो फिलहाल मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन ऑप्शन 3 इसका सही है, आर समाशास्त्री, आर समाशास्त्री। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, पिछली बार क्वेश्चन इसी पे आया था और उसमें आर समाशास्त्री, आर रामाशास्त्री, आर ऐसा नहीं, थोड़ा सा मीन्स चारों में समाशास्त्री था, बस थोड़ा सा आगे पीछे एक आध वर्ड, जैसे आर समाशास्त्री, आर रामाशास्त्री करके ऐसे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दे रखा था। तो याद करिए आप, आर समाशास्त्री करेक्ट ऑप्शन होगा। अर्थशास्त्र पे ये क्वेश्चन आ गया। अर्थशास्त्र पे एक क्वेश्चन और आता है, 3 क्वेश्चन अर्थशास्त्र पे आते हैं। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उस पर 3 क्वेश्चन आते हैं मेनली, 3 से ज़्यादा नहीं आते हैं। पहला ये पूछा जाता है कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, तो करेक्ट ऑप्शन आर
समाजशास्त्री हैं, 1909 में डिस्कवर की थी मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी से। ओके। दूसरा कॉन्सेप्ट जो अर्थशास्त्र पे क्वेश्चन आता है वो इसकी कोर थीम क्या है। आपको लगता होगा अर्थशास्त्र है तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड बुक है, लेकिन इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड बुक नहीं है, इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है। ये जो इसकी कोर थीम है वो ये है कि साइंस ऑफ पॉलिटिक्स की बात करती है। किसकी बात करती है? साइंस ऑफ पॉलिटिक्स की बात करती है, और कैसे हम अपने अर्थ को, अपने रिसोर्स को प्रोटेक्ट करें, प्रिवेंट करें, इस पर बात करती है। हाउ टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ एंड रिसोर्स। और तीसरा क्वेश्चन, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे स्टेट क्राफ्ट की बात होती है अर्थशास्त्र में, सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम क्या होंगे हमारे समाज के, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के बारे में होगा, जस्टिस सिस्टम क्या है, इंटर स्टेट पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, क्रिमिनोलॉजी, इंटेलिजेंस, स्पियोनेज, जासूसी वगैरह, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हैं। तो अर्थशास्त्र पे यही चीज़ें पूछी जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। 3 ही 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं अर्थशास्त्र से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग्स द फॉलोइंग इज द प्रोपोनेंट ऑफ वर्ड सिस्टम थ्योरी। हम लोगों ने बात कर ली है पहले, जहाँ भी वॉलरस्टीन आया था वहाँ पे हमने बताया था कि वर्ड सिस्टम थ्योरी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। वर्ड सिस्टम थ्योरी में इन्होंने किया क्या है, हाँ, ही टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल स्टेट। जो भी ग्लोबल स्टेट सिस्टम है हमारा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, जैसे कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी। जो कोर में इन्होंने कभी कभी पूछ लेता है, कोर में क्या, कोर का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू वॉलरस्टीन। कोर में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जैसी, कनाडा जैसी, है ना, वो कोर में आती हैं। पेरीफेरी में डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। सेमी पेरीफेरी में एकदम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो बिल्कुल जो जिन्हें, जहाँ पे खाने पीने की प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल जो लास्ट स्टेज ऑफ जो डेवलपमेंट की या फिर डेवलपिंग नेशन की जो लास्ट स्टेज होगी वो सेमी पेरीफेरी में आएगी, ठीक है। कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी, शायद इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी, एक बार इसको देख लेना आप। ओके, एंडर गुंडर फ्रैंक देख लो। एंडर गुंडर फ्रैंक में कार्ल मार्क्स पे हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। एजी फ्रैंक का जो क्वेश्चन है वो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इस पर बात हो चुकी है, ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनपीटी एंड सीटीबीटी। एनपीटी एंड सीटीबीटी देख लो, ये बहुत घिसा पीटा क्वेश्चन हो चुका है। पहले बहुत क्वेश्चन इस पर पूछा जाता था, लेकिन अब उतना नहीं पूछा जाता है। इंडिया हैज, लेकिन आपको पता होना चाहिए, हेल्प मिलेगी। जैसे रीज़न असर्शन वाले टाइप में क्वेश्चन आ जाता है अब, पहले रीज़न असर्शन नहीं आता था ना, अब रीज़न असर्शन में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, पहला स्टेटमेंट देखिए, इंडिया हैज़ नाइदर साइंड एनपीटी नॉर रेटिफाइड इट। सेकंड ऑप्शन क्या है, इंडिया हैज़ साइंड सीटीबीटी बट नॉट रेटिफाइड इट। आपको पता होना चाहिए पहले एनपीटी क्या होता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सीटीबीटी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो एनपीटी कब साइन हुआ था ये पता होना चाहिए, 1 जुलाई 1968 में हुआ था, 1968 में। और लागू कब से हुआ था, कम इफेक्टिव कब से हुआ था, 5 मार्च 1970, 1970 में हुआ था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, एनपीटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि प्रिवेंट करना है हमको, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स एंड वीपन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो भी न्यूक्लियर वीपन है या फिर जो न्यूक्लियर वीपन टेक्नोलॉजी है उसको हमको स्प्रेड होने से बचाना है, कि यार वहाँ ना चली जाए, वहाँ ना चली जाए। जितने भी न्यूक्लियर स्टेट बन चुके हैं, न्यूक्लियर नेशन, वहीं तक सीमित रहे, बाकी दूसरे नेशंस में ये टेक्नोलॉजी या फिर न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफ़र ना हो। इसके मेंबर 191 मेंबर इस समय है प्रेजेंट टाइम में। आपको याद कर लो कि इंडिया, इज़राइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड साउथ सूडान, ये 5 ऐसे नेशन हैं जो एनपीटी को ना ही साइन किए हैं ना ही रेटिफाइड किए हैं। इंडिया, इज़राइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड साउथ सूडान, इन्होंने ना ही रेटिफाइड किया है ना ही साइन किया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन, इंडिया हैज़ नाइदर साइन एनपीटी नॉर रेटिफाइड इट, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। अब सीटीबीटी देखते हैं।
सीटीपीटी सीटीपीटी सबसे पहले क्या हुआ था, इसको यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया 1996 में। प्रेजेंट टाइम में 186 मेंबर्स हैं, 186 नेशन हैं जिन्होंने साइन किया है सीटीपीटी। और इसका मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन होंगे, माने होने नहीं देना है, बैन कर दो। जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट होने वाले हैं या फिर जो फ्यूचर में प्लान किए जा रहे हैं उनको बैन करना है, कहीं भी हो रहे हैं वर्ल्ड में सबको बैन कर दो। और इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया है, ना ही रेटिफाइड किया है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें पहला वाला ही है। दोनों, ना एनपीटी ना सीटीबीटी, ना इंडिया ने साइन किया है ना रेटिफाइड किया है। बीच में बात चली थी, ठीक है, मतलब कि इन्होंने बस साइन कर लिया था सीटीबीटी, रेटिफाई नहीं किया था। लेकिन इस समय ना साइन किया है, हटा लिया, ड्रॉबैक कर लिया, ठीक है, ना साइन किया है ना रेटिफाई किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। आफ्टर स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी इन 1969 द टू पार्टीज दैट फॉर्म्ड वर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस पर क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस को डोमिनेंट रहा है हमेशा ना, आज़ादी के समय भी, आज़ादी के बाद भी। तो 1969 में जो स्प्लिट हुआ कांग्रेस में, फिर उसके बाद कौन कौन सी पार्टीज बनी, तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ओ का मतलब इसमें ओल्ड लीडर को लेकर भी है और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन था वो कांग्रेस ओ बना, और कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी का पार्टी था, मीन्स इंदिरा गांधी का जो ग्रुप था वो कांग्रेस आर में चला गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। यहाँ पे पीएम जो इंदिरा गांधी थी उनको निकाला गया था। जब उनको निकाल दिया, कांग्रेस के सिंडिकेट लीडर जो हुआ करते थे, कांग्रेस सिंडिकेट लीडर में के कामराज आता था, मोरारजी देसाई हो गए, बीरेंद्र पाटिल हो गए, ये सब सिंडिकेट लीडर हुआ करते थे। तो इन लोगों ने जब इंदिरा गांधी को निकाला, किस बात को लेकर निकाला था कि इन्होंने पार्टी लाइन जो होती है, कांग्रेस पार्टी जो होती है, हर एक पार्टी की अपना कुछ डिसिप्लिन होता है। तो इन्होंने कहा था कि यार इंदिरा गांधी ने कांग्रेस जो पार्टी है उसकी जो डिसिप्लिन है या पार्टी लाइन है उसको वायलेट किया है, तो वायलेट किया है तो हम इनको निकाल देते हैं, ठीक है। तो जब उनको निकाल दिया इंदिरा गांधी को, तो उन्होंने अपना अलग से एक कांग्रेस आर करके एक पार्टी बना ली, और कांग्रेस ओ हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन वाली थी, सिंडिकेट लीडर वाली थी, ठीक है। ये करेक्ट, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन था। अब बात कर लो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या है कि कुछ क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते, वैसे आपको ऑप्शंस में मैच करने में आ जाएंगे। तो फाउंडर इसका एओ ह्यूम, आपको पता होगा। और कब फॉर्म हुई थी, 1885 में फॉर्म हुई थी, 136 साल हो गए। आइडियोलॉजी इसकी सेंट्रल आइडियोलॉजी है, जैसे बीजेपी वगैरह की हिंदुत्व है ना, सीपीआई की अपने लेफ्ट विंग की लेफ्ट पार्टीज़ होती हैं, है ना। तो आईएनसी का जो मेन आइडियोलॉजी है वो सेक्युलरिज्म है, सोशल लिबरलिज्म है, सिविक नेशनलिज्म, मतलब सेंट्रल थॉट्स को लेकर ये सेंट्रल आइडियोलॉजी है कुल मिला के। अलायंस के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया है अलायंस पे। जैसे यूपीए किसका अलायंस है, तो ये कांग्रेस का अलायंस है। यूपीए का मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जैसे इस समय एनडीए की सरकार है ना, जब मनमोहन या कांग्रेस की सरकार होती है तो वो यूपीए की सरकार होती है। एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ओके। तो एनडीए मतलब बीजेपी लीड करती है, यूपीए में कांग्रेस लीड करती है। सिंबल क्या है, हैंड, पंजा है, हाथ का पंजा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए अगर जो नहीं पता किसी को। क्वेश्चन नंबर 77 में देख लेते हैं क्या है। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट बेस मीन्स इन क्लासिकल मार्क्सिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते रहते हैं, लिख लो इनको। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट बेस मीन्स इन क्लासिकल, बेस का मतलब क्या है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, इकोनॉमी, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बेस अभी कुछ क्वेश्चंस ऊपर हमने बताया था कि बेस का वही होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं भाई, कैसे आप प्रोडक्शन करोगे, आपके पास टूल्स होंगे, मशीन्स होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, लैंड होंगे, रॉ मटेरियल्स होंगे, तभी तो आप प्रोड्यूस करोगे, यही तो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेस का मतलब क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन भी बेस में आता है। इसमें क्या है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, लंपेन ऑफ प्रोलेटरिएट, लेबर्स एरिस्टोक्रेसी और बुर्जुआजी, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैपिटल कमोडिटीज़, ये सारे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन हैं। सुपर स्ट्रक्चर, इन सब से हट के जो चीज़ें हैं, एवरीथिंग नॉट डायरेक्टली, जो भी चीज़ें मतलब कि हटकर हैं, प्रोडक्शन से हटकर जो चीज़ें हैं, जैसे आर्ट हो गया, फैमिली हो गई, कल्चर हो गया, मतलब ये आइडियोलॉजीज जो हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। रिलीजन, फिलोसफी, लॉ, मीडिया, पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन, जिन इनका प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है सुपर स्ट्रक्चर का। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस था। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एज एक्सप्लेन्ड बाय सैमुअल पी हडिंगटन? ठीक है, कुल मिला के सैमुअल, ये भी क्वेश्चन आता है सैमुअल हडिंगटन पे। थ्री वेव्स की बात करते हैं वो। थ्री वेव्स में है क्या एक्चुअली, इस पे ये किताब का भी नाम है, इनकी बुक का नाम, सैमुअल पी हडिंगटन की बुक का नाम यही है। इन्होंने 1991 में बुक पब्लिश की थी, इसका नाम यही था, द थर्ड वेव। क्या नाम था? द थर्ड वेव, डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक। तीन वेव्स की बात करते हैं। कौन कौन सी वेव्स हैं? पहली वेव जिसको हम फर्स्ट वेव, जिसको हम स्लो वेव भी कहते हैं, 19th सेंचुरी में आई थी। सेकेंड वेव क्या है? सेकेंड वेव कब आई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। थर्ड वेव कब आई थी? 1970s में, बिगिनिंग इन मिड 1970s इन साउथ यूरोप। साउथ यूरोप से शुरू हुई थी, फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका गई, फिर उसके बाद एशिया गई। तो ये तीन वेव्स हैं डेमोक्रेटाइजेशन की, मतलब डेमोक्रेसी कैसे कैसे इवॉल्व हुई, इसी को लेके इन्होंने ये बुक लिख रखी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको, जब थर्ड वेव की बात हो रही है ना, तो 1970s, मिड 1970s में, तो करेक्ट ऑप्शन 1974 टू 1989 होगा। यहाँ पे एक बुक और आप लोग याद करिए, वेव्स से रिलेटेड, डेमोक्रेटाइजेशन की वेव्स जो है, यहाँ पे एक स्कॉलर हैं, क्या नाम है, सेवा गुनित्स्की। इन्होंने क्या किया है लिप्सेट ने, एसएम लिप्सेट ने, सॉरी हटिंगटन ने क्या किया था, हटिंगटन ने तीन वेव्स के बारे में बताया था कि तीन वेव्स होती हैं डेमोक्रेटाइजेशन में, लेकिन सेवा गुनित्स्की ने क्या बोला कि यार 13 वेव्स होती हैं, 13 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। 18th सेंचुरी से लेकर अरब स्प्रिंग पे क्वेश्चन आ जाता है। अरब स्प्रिंग का टाइम पीरियड जो 2011 और 12 का है, तो 18वीं सेंचुरी से लेके अरब स्प्रिंग माने 2011-12 तक कुल मिला के 13 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन हो चुकी हैं। आने वाले समय में 14, 15, 16 सब मिलेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 79 में क्या है? व्हाट काइंड ऑफ विजन इज एग्जिबिटेड बाय कौटिल्य अकॉर्डिंग टू बी.आर. मेहता? प्रैग्मेटिक, कोई भी है आराम से टिक कर लेगा। प्रैग्मेटिक या फिर रियलिस्ट? तो प्रैग्मेटिक इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल वर्क रिटन बाय जे.एस. मिल? जे.एस. मिल आपको पता होना चाहिए, लिबर्टेरियन नहीं है, लिबरल फेमिनिस्ट है। कौन सा है? लिबरल फेमिनिस्ट, मतलब फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म से बिलोंग करता है। पता है ना आपको, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ये सारे फेमिनिज्म की वेव्स हैं। जैसे वो डेमोक्रेसी की वेव्स बताई थी सैमुअल हडिंगटन ने, वैसी ये फेमिनिज्म की वेव्स हैं। फर्स्ट वेव इज़ नोन एज लिबरल फेमिनिस्ट, सेकेंड वेव इज़ नोन एज रेडिकल फेमिनिस्ट, और जितने भी जे.एस. मिल हो गए और कौन से थे, राजा राम मोहन रॉय हो गए, मैरी वोllstonecraft हो गई, ये सब क्या हैं, क्या है सब, ये फर्स्ट लिबरल फेमिनिस्ट है, फर्स्ट वेव में आए हैं। रेडिकल फेमिनिस्ट की बात कर लें तो कौन है? साइमन डी वेवेयर। इनकी एक बुक है द सेकेंड सेक्स। क्या है? द सेकेंड सेक्स। ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई है। रेडिकल फेमिनिस्ट में साइमन डी वेवेयर की जो बुक है द सेकेंड सेक्स, ऑलमोस्ट हमेशा पूछी जाती है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिवीज़न, कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, 4 ऑप्शन होंगे, एक आध लिबरल होगी, एक आध रेडिकल होगी और 2 मार्क्सिस्ट होंगी, तो आपको
पता होगा तभी तो क्लासीफाई करोगे। रोजा लग्जमबर्ग, अलेक्जेंड्रा कोलेंटाई, ये दो जो फेमिनिस्ट हैं ये मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं, रोजा लग्जमबर्ग, अलेक्जेंड्रा कोलेंटाई। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल वर्क रिटन बाय चेस मिल? विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन किसने लिखी है? मैरी ओल्सनक्राफ्ट ने, सबको पता है। 1861 में शायद ये बुक लिखी थी मैरी ओल्सनक्राफ्ट ने। टाइम पीरियड बहुत ही मस्ट है, याद करके रखूँ। और तो मैरी ओल्सनक्राफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन लिखी, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जे एस मिल की है, ऑन लिबर्टी जे एस मिल की है, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये भी जे एस मिल की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 81। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। फिलहाल 81 से 100 एक वीडियो में हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हो। और ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। ओके, बाय बाय।